एक हफ्ते पहले आ जाती है, अप्लाइड फॉर लिखते हैं। ऐसा एबीवीपी के साथ भी हुआ। लगभग 1 साल हमने भी अप्लाइड फॉर ही चलाया। 1948 में एबीवीपी का अधिवेशन जून महीने में यहां पास में अंबाला जी में हुआ, और अंबाला में पूरे देश भर के विद्यार्थी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि देश को आजादी मिली है, देश की आजादी में युवाओं का योगदान है। देश को आजाद करने के लिए लाखों युवक ये अपने कॉलेजेस से बाहर निकले, अपनी परीक्षाएं छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी। कई लोगों की उस समय मैट्रिक करना ही बड़ी बात होती है। आप में से कई विद्यार्थी आज मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। उस समय मैट्रिक पढ़ना मायने एक डिग्री के समान था, और जो मैट्रिक पढ़ गया उसको नियुक्ति मिलती थी। अब हम में से कई विद्यार्थी है, सबको लग रहा होगा हम तो मैट्रिक पढ़े हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं। आप सोचिए कि उस समय का हाल ऐसा था कि जो मैट्रिक पढ़ गया उसके बाद उसको जॉब मिलती और जॉब करने के लिए लगता। और समाज की स्थिति भी ऐसी थी कि मैट्रिक पढ़ गया तो थोड़े भाइयों और बहनों को अटपटा लगेगा, पर विवाह भी हो जाता। समाज का स्थिति ऐसी, परिस्थिति ऐसी। परंतु उस बीच में देश को आजाद करने के लिए लड़ने वाले मतवाले, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी स्कूल छोड़े, परीक्षाएं छोड़ी। जो उस समय महाविद्यालयों में पढ़ने जा रहे थे, बीए की शिक्षा लेते थे, उन्होंने अपने कॉलेजेस छोड़े। और ये जो छोड़ छोड़ करके, शिक्षा से निकल करके देश की आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसको स्मरण करने का काम हम करते हैं। आजादी के बाद का पटाक्षेप होता है। आजादी देश में लोग कहते हैं कि किस प्रकार से आई, परंतु आप पूरी दुनिया का इतिहास देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्षीण हुआ पूरा यूरोप का तंत्र। वहां जो आंदोलन करने वाले देश में आप सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं, आप नाम लेते हैं चंद्रशेखर आजाद का, ऐसे क्रांतिकारियों की श्रृंखला। उसके पश्चात ऐसी स्थिति बन गई कि भारत पर राज नहीं किया जा सकता था। इट वॉज अनगवर्नेबल। लोग बोलते हैं कि दिला दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल। गाना गाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एटली, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वो 55 के करीब वो भारत घूमने के लिए आया। और वो जो भारत घूमने के लिए आया तो वो कोलकाता जो गवर्नर है उनके हाउस में बैठे, और दिन भर का कार्यक्रम होने के बाद शाम को चाय पी रहे थे। और उस चर्चा में उन्होंने कहा कि देश आजाद कैसे हुआ, आप लोग किस प्रभाव के कारण गए? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछना चालू किया, क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण गए? तो ध्यान होगा क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में हुआ और क्षीण हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति 45 तक थी, आजादी 47 को मिली। तो क्या कारण थे वो आप गए? तो उन्होंने इंगित किया कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज जो खड़ी की गई थी, उसके मतवाले वो जो लोग चले थे। 1943 के अंदर ऐसी स्थिति थी कि उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर तिरंगा झंडा फहराया था। 15 अप्रैल को मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा झंडा फहराया गया था। हम जो अपने नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को देखते हैं ना, कई लोग हल्का कमेंट करते हैं और कई बार हमारे बंधुओं को बड़ा बुरा लगता है। देश के अंदर, अपने ही देश में कोई पूछ लेता है कि आप कहीं और के हो क्या? हमारा असम का भाई, हमारी मणिपुर की बहन है ना, मेघालय का वो युवक, उससे पूछ लेते हैं अनायासी, तुम कौन से देश के हो भैया? अरे भाई, कोई भी देश में आ रहा है, आप पहले ही पूछो तुम असम के हो या नहीं, वो बता देगा। आप अपनत्व का भाव बढ़ाना चाहते हो कि दूरता का भाव बढ़ाना चाहते हो? आप सोचिए कि वो कितने भाग्यशाली हमारे पूर्वोत्तर के बंधु भगिनी कि हमें आजादी 47 में मिली और उनको एक बार तिरंगे के नीचे सांस लेने का मौका 44 में भी मिल गया था। परंतु उसके बाद अंग्रेज फोर्सेस ने उसको कब्जा लिया, अवश्य ही।
परंतु आप सोचिए कि जो आजाद हिंद फौज चली थी सिंगापुर से, वो बर्मा होते हुए मोइरांग नाम का स्थान मणिपुर के अंदर, इंफाल जो उनकी कैपिटल है उसके लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आपको कभी मौका मिले तो वहां जाइए। तो ऐसे इस देश के युवाओं ने अपने कैंपसेस छोड़ करके, शिक्षा छोड़ करके देश को आजादी दिलाई। और उस आजादी के पश्चात सबके मन में यह था कि अब देश आगे बढ़ेगा कैसे, ये आजादी बचेगी कैसे करके, इसके बारे में चिंता कौन करेगा। क्योंकि युवाओं के संगठन, छात्रों के संगठन आजादी के पहले भी थे। और देश के उस समय के प्रधानमंत्री, जिनको लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता था, उनके सामने भी विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। आप लोग करते हो ना आंदोलन, कभी शिक्षा के लिए आंदोलन करते हो, एग्जाम में अलग अलग चीजों के लिए, सीयूटी के लिए 13 भाषाओं में होना चाहिए, सब लोगों ने मुद्दा उठाया, हो गया। आज विद्यार्थी परिषद यहां जम्मू कश्मीर में मुद्दा उठा रही है कि नायब तहसीलदार की जो जॉब के लिए परीक्षाएं हैं वो एटलीस्ट 3 भाषाओं में हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आईएएस की परीक्षा भी वैसी होती है, स्टेट की परीक्षाएं वैसी होती है, बाकी परीक्षाएं होती है, इस परीक्षा में अलग क्यों? तो ऐसे आंदोलन करना, युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ना, ये लोग भी लड़ रहे थे। और ये संगठन उस समय तथाकथित तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। परंतु देश के प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी, वो कहे जाते डेमोक्रेसी के बहुत बड़े प्रोपेगेटर, परंतु जैसे ही उनके सामने आंदोलन हुआ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसबैंड कर दी, बंद कर दी। और जैसे उन्होंने वो 1947 में डिसबैंड कर दी, एक तरफ कैंपसेस में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देश के सामने आजादी के बाद कैंपसेस का वातावरण कैसे। और उसी कालखंड में ऐसी परिस्थिति देश के अंदर बनी कि तथाकथित तौर पे गांधी जी की हत्या के बाद ऐसा आरोपों का पटाक्षेप होता है और लगता है कि कोई यूथ वॉइस होनी चाहिए जो सही बात समाज के बीच में लेकर के जाए। और ऐसी पूरी परिस्थितियों में देश को आगे का भविष्य कैसे होगा, युवाओं के बीच में कौन सा विमर्श खड़ा होगा, क्या संदर्भ जाएंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना होती है इस हेतु से कि अगर देश की आजादी बची रहनी है, अगर देश को आगे बढ़ना है, तो युवाओं को भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यालय मुंबई में है, केंद्रीय कार्यालय, तो हमारे पास वो 1949 का वो एमओयू है जिसके ऊपर हमारी रजिस्ट्रेशन हुई। तो मैं वो डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप में से कई विद्यार्थी हैं, 10वीं के विद्यार्थी। एक बंधु को मैंने पूछा, राहुल को पूछा, राहुल पंडिता अपना बंधु, हाँ, उनको मैंने पूछा क्या गेम खेलते हो, तो उन्होंने, हाँ पीछे बैठे हैं आप, मैं माफी चाहता हूं फर्स्ट डे में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा शरीर सौष्ठव है, जरूर जिम जाते होंगे। मैंने पूछा कौन सी गेम खेलते हैं। मैंने 2-3 और को पूछा कि आप कौन सी गेम खेलते हैं। किसी ने बॉक्सिंग बताया, किसी ने कहा कि मैं गेम जरूर खेलता हूं। तो विद्यार्थी परिषद ने 1949 में जब अपना एजेंडा लिखा, उसके अंदर खेलों के बारे में, हेल्थ के बारे में, एवरीडे एक्सरसाइज करना है, ये अपने एजेंडा में लिखा। यानी युवक युवती उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, खेलना चाहिए, ये सबसे पहले अपने एजेंडा के अंदर लिखा। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में कहा, विद्यार्थियों के माध्यम से राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे, इसके बारे में लिखा। और एक मुद्दा लिखा, सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी मायने अपने देश में, अपने समाज में विभिन्न जाति वर्ग है, विभिन्न मत पंथ हैं, पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, हमारे जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं उसको पहुंचने के हमारे कई तरीके हैं, उसको मानने के कई हैं। वह सर्वशक्तिमान, वह एक जिसको आप यूनिफाइंग एनर्जी बोल सकते हैं, कैसा भी हमारा संदर्भ अपना और उस ईश्वरीय तत्व को देखने का नजरिया है, उसके रास्ते कई हो सकते हैं, परंतु इन सभी के रास्तों के बीच में टकराव नहीं, सोशल हार्मनी चाहिए। यह बात विद्यार्थी परिषद कहती है। अब जब आपने ये सारा कहा, उसी
लगभग 1-1.5 साल का समय था, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हो रही थी। देश तो इतना विशाल है, और आज देश में देखो आप, भाषाओं के मामले में कितनी चर्चाएं होती हैं, बहस होती है। अगर हम अपने देश के बारे में विचार करते हैं कि 140 करोड़ लोगों का यह देश, जिसकी लंबाई जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर है, जिसको मेगास्थनीज ने जब वो आया था इंडिका में कहा कि ये 4500 माइल्स ये पैरेललोग्राम है। अगर इतना विशाल अपना देश है, जिसका फुटप्रिंट आप आसियान देशों से लेकर के सेंट्रल एशिया तक उसके तत्व मिलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ये देश इतना प्रभाव इसका पूरी दुनिया की संस्कृति के ऊपर रहा। मैं बुद्धिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धिज्म का प्रभाव तो और बात तक रहा, परंतु यह देश का इतिहास, इसके मौलिक प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर रहते हुए, यह देश जब इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही थी तो चर्चा यह हो रही थी कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में लिखा जा रहा था, क्योंकि सारी डिबेट उस समय अंग्रेजी में कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, सब लोग अंग्रेजी पढ़े हुए थे, इसलिए अंग्रेजी में बात कर रहे थे। परंतु यह देश का समाज तो अपनी बोली भाषाएं बोलता था, और उनकी बोली भाषा में उनके देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, इसके ऊपर चर्चा होती है। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस देश की भाषा में होना चाहिए, एटलीस्ट एक भाषा में तो भारतीय भाषा में होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी डिमांड को मानते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और हमने जो 10 लाख सर्वेक्षण लेकर के लोगों का सर्वे करते करते भारत भारतीय उद्योग इस नाम से हमने सर्वेक्षण किया था 48 में, 48-49 का पूरा वर्ष हम इसी कैंपेन में लगे हुए थे। हमने बोला देश की जो भाषा है वो देश की भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजों की दी हुई भाषा पे ही हम कितनी बार अपनी बात रखेंगे। परंतु देश में तो बहुत भाषाएं हैं। आज 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। हम बोलते हैं सारी 22 भाषाएं हमारी मातृभाषाएं हैं। हमारी डोगरी, हमारी कश्मीरी, संथाली, मणिपुरी, उड़िया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हिंदी, मैथिली, संथाली, तो आप भाषाओं के बारे में निकाल करके लेकर आएंगे, और उसमें नेपाली भी सिक्किम में बोली जाती है। तो हमारी भाषाएं ये राष्ट्र भाषाएं हैं, परंतु सच्चाई, प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि आप 22 भाषाओं में बात करेंगे, कहीं तो आपको समाज में संवाद करना पड़ेगा, तो कोई संपर्क की भाषा होनी चाहिए। उस समय शब्द संपर्क भाषा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, पर रियलिटी तो वो है कि आपको बोलने के लिए कोई भाषा चाहिए, परंतु शासन प्रशासन चलने के लिए अपने अपने प्रांत में भाषाएं हैं। और उस समय सर्वेक्षण होता है, 99% लोग बोलते हैं हमें भारत की कोई एक भाषा तो चाहिए, और एक भाषा जब आई तो उसमें हिंदी आ गई। और वो सर्वेक्षण में कहा कि ये हिंदी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए, मांग वो थी। आज की स्थिति यह है, 22 भारतीय भाषाओं को हम राष्ट्रीय भाषाएं कहते हैं, 8वीं अनुसूची है, और हिंदी अंग्रेजी अभी भी राजभाषा इस नाम से बोली जाती है। और अंग्रेजी को हटा देने की बात थी, वो बची रही। होता है ना, चूहा निकल गया केवल पूंछ रह गई। ये परिस्थिति भारत के अंदर अभी भी बनी हुई है। इस परिस्थिति के बारे में हम अपने 48-49 में चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारतीय भाषा होनी चाहिए। और भारतीय गान, भारतीय गीत, तो उसमें वंदे मातरम, जिसको बोल करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके बारे में बात की। और तय हुआ कि वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत समकक्ष यह भारत के अंदर होंगे। देश का नाम भारत हो, यह मांग हमने चौथी रखी। तो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया पूरी दुनिया बोल रही थी। भारत, ये जो हम अपने आप को बोलते हैं, जो हमारे शास्त्रों में उत्तरम यत समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में हिमाद्री, जम्मू कश्मीर तो मुकुट है देश का,
बर्फ के पहाड़ हैं, उसके दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश, हिमालय, बर्फ वाला हिमालय, उसके दक्षिण में वर्षतम भारत, वह देश भारत है, वह राष्ट्र भारत है, भारतीय यत् संतति, विष्णु पुराण के अंदर दिया हुआ है कि ये भारत है और इसके अंदर जन्मे हुए हर प्राणी वो भारतीय है। हमें लगेगा कि ये विष्णु पुराण का नाम क्यों बोल रहे हैं? विष्णु तो विष्णु भगवान हो गया, पुराण तो पुराण हो गए, ये तो हिंदुओं के हैं, हमारा क्या है इसमें? मैं तो अलग मत परंपरा का हूं। इतिहास सबका साझा होता है, इतिहास सबका साझा होता है, क्योंकि कोई और भूमि के बारे में विष्णु पुराण में नहीं लिखा गया और कई और भूमि में वेद पुराण लिखे नहीं गए। किसी और भूमि के बारे में, आप चीन के बारे में वेद पुराणों में नहीं बताया, अमेरिका के बारे में नहीं बताया कि अमेरिका के उत्तर में, अमेरिका के दक्षिण में कौन लोग बसते हैं, वो वेदों में नहीं बताया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया तो भारत के बारे में बताया गया, और भारत में दूसरे शास्त्रों के अंतर्गत निकाल करके अपना भारत का विवरण नहीं मिलेगा। इसलिए इतिहास हमारा है, हमारा है। मैं 2016 में अमेरिका जाने का मौका जैन सर मुझे मिला, मैं एक फेलोशिप पर था। फेलोशिप थी अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा लेजिस्लेटिव फेलोज, यानी समाज क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, उन लोगों की फेलोशिप थी। आप जैसे युवक युवती हैं, मुझे भी वो फेलोशिप मिल गई, 1.5 महीना मैं वहां रहा। अब इसमें अलग बात यह थी कि 7 लोग हम भारत से थे और लगभग 8 लोग उसमें पाकिस्तान से थे। लगभग 14 लोग होने थे, एक भारतीय व्यक्ति नहीं आया था, तो 13 लोग हम उस फेलोशिप पे थे। और हर एक सिटी पे 2 या 3 लोग रह रहे थे, तो हम 3 लोग एक सिटी पे थे। और जो एक लड़की पाकिस्तान से थी, वो एक सोशल सेक्टर में काम करती थी, शिक्षा के ऊपर काम करती थी, मेरी उससे चर्चा होती। और पाकिस्तान में वो एंटी आर्मी प्रोविजन वाले लोग हैं, तो उनको बताते हुए मैंने बताया कि देखो, भारत में योग दिवस मनाया जा रहा है, परंतु योग की गहराई में जिन सूत्रों के बारे में बात होती है, जिस अष्टांग योग के बारे में बात होती है, उनके बारे में जो रिसर्च की गई और जिन्होंने रिसर्च की वो तो आज के पाकिस्तान में जन्मे थे। और अगर ये देखा जाए, सांझी विरासत है, हम इसको लेकर के चले हैं, आपने छोड़ दिया। तो इसलिए यह देश के बारे में परिषद जो मुद्दों को लेकर के चली थी बहुत शुरुआत में, वो मुद्दे किसी मत परंपरा के नहीं है, किसी जाति वर्ग के नहीं है, वो हम सभी के हैं। इसलिए वो शाश्वत है, इसलिए वो भारतीय तत्व हैं, वो हमारे एक मौलिक तत्व है, उनको लेकर के चली। आपको लगेगा कि ये तो भैया विद्यार्थी संगठन है, आप तो केवल देश, नाम, भाषा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 48 में कमीशन बना, राधा कृष्णन कमीशन। शुरुआती काल था देश की आजादी के बाद, और विद्यार्थी परिषद बहुत नया था, बहुत प्रारंभिक चर्चा विद्यार्थी परिषद उसके ऊपर कर पाई। अगले दशकों में विद्यार्थी परिषद का विस्तार भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा। 60 का दशक था जब देश के अंदर 1966 की कोठारी कमीशन आता है, उसकी पॉलिसी आती है, और विद्यार्थी परिषद कोठारी कमीशन के ऊपर अपने मत व्यक्त करता है। और 1971 आते हुए जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, उनकी कमेटी बनती है, वो बाद में जाकर के मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बनते हैं। पहले जस्टिस थे, रिटायरमेंट होने के बाद वाइस चांसलर बनते हैं, यूजीसी के चेयरमैन बनते हैं, और ये बड़े बड़े दायित्व लेते हुए उनके ऊपर एक दायित्व आता है, वो गजेंद्र गढ़कर कमेटी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम करती है। और वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की निर्णय प्रक्रिया के अंदर सीनेट, सिंडिकेट होना चाहिए, और उसमें युवाओं का, विद्यार्थियों की भागीदारी होनी चाहिए, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होनी चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। इस चर्चा में विद्यार्थी परिषदों को मिल करके जाती है, और जो हमने अपने विचार व्यक्त किए थे 1968 में, विद्यार्थी परिषद पूरी दुनिया के अंदर चर्चा चलती थी कि स्टूडेंट्स माइंड एक कैसी फोर्स है, न्यूसेंस फोर्स है। विद्यार्थी परिषद का न्यूसेंस फोर्स नहीं है,
स्टूडेंट्स यह नेशनल फोर्स है, नेशनल पावर है। तो स्टूडेंट पावर इज नेशनल पावर, यह विचार विद्यार्थी परिषद व्यक्त करती है और गजेंद्र गढ़कर कमेटी के सामने जाती है। दूसरी बात विद्यार्थी परिषद ने रखी 1971 में ही, हमने अपने एनईसी जो गुवाहाटी के अंदर हुई उसमें एक प्रस्ताव पारित किया और हमने कहा आज के छात्र को, जो आज का स्टूडेंट है, मेरे सामने आप सभी बैठे हो, हिंदी फिल्मों में गाना चलता है, इंसाफ की डगर पे, गाइए मेरे साथ, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो विद्यार्थी परिषद ने कहा कि बाकी सारी चीजें सत्य हैं, नेता तुम ही हो कल के मायने आज तुम कुछ नहीं हो, यह विद्यार्थी परिषद नहीं मानती। आज के दिन भी यह विद्यार्थी जो है वो भारत का नागरिक है और उसकी जिम्मेदारी है समाज में जो चल रहा है। हमारे सड़क पर किसी बहन के साथ छेड़खानी करने वाले की घटना होती है तो हम उसका विरोध करते हैं। समाज के अंदर नियम कानून नहीं मानते तो उसको डांटते हैं। आज का युवक युवती ये कॉलेजेस में पहुंचे, देश की सरकार चुन सकते हैं, 18 से ऊपर हो गए हैं, तो इनकी उस समय 21 वर्ष की आयु में वोट होता था। हमने मांग की कि वोट देने की आयु 18 हो, 1971 में, 86 में जाके मानी गई। और विद्यार्थी परिषद ने यही मुद्दे को उठाया। इन मुद्दों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद गई तो ये दोनों मुद्दे कैसे इसको एड करते जुड़ते हैं कि विश्वविद्यालयों की एडमिनिस्ट्रेशन में आज के विद्यार्थियों की भागीदारी होनी चाहिए। वो देश के नीति निर्धारकों को चुन सकते हैं तो विश्वविद्यालय के करिकुलम के अंदर अपना सुझाव नहीं दे सकते क्या? आज आप देखते हैं कि हमारा करिकुलम, हमारी एकेडमिक्स, ये इट इज लैगिंग बाय 2 डिकेड्स, 20-20 साल पीछे की चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ना आवश्यक है, परंतु आगे आज एआई, 5G, चिप वॉर, EUV, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफिक मशीन्स की बात होती है। मायने एक अकेली मशीन जो लगभग इस भवन के बराबर है, इस हॉल से बड़ी, वो बड़ी मशीन वो अल्ट्रा वायलेट में भी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेज के बीच में टंगस्टन के पतले से फिलामेंट को हिट करते हुए उसके एलिमेंट्स की, उसकी एटम्स की एक अरे बना देती है, प्लेट बना देती है। उसके ऊपर से आज का मोबाइल चलता है। आप अपने मोबाइल उठाइए, सभी लोग निकालिए। इस मोबाइल के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड मतलब माताजी और बोर्ड, माने जैसा मां के गर्भ से हम जन्म लेते हैं वो दिमाग उसका उस मदरबोर्ड के अंदर रहता है। वहां चिप रहती है, जिस चिप के अंदर प्रोसेसिंग होती है, वह चिप प्रोसेस करता है और निर्णय प्रक्रिया को चलाता है। वो बनाने के लिए आज सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं वो है ताइवान सेमीकंडक्टर, ताइवान में बैठी है। दूसरी कंपनी का नाम है जो लिथोग्राफिक मशीन बनाती है, उसका नाम है ASML। वो कहां है? वो नीदरलैंड में यानी हॉलैंड में है। और उसको डिजाइन करने वाले लोग कौन हैं? वो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उसमें ये आप चिप बनाने से लेकर के उन पे काम करने वाले इंटेल इत्यादि तो पिछड़ गए। आज आप कोई भी नई कंपनी को देखते हैं उसके पीछे वो कौन से चिप प्रयोग करते हैं इससे पता चलता है। आज चीन इत्यादि देश है वो 6 नैनोमीटर, मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा आगे जा रहा हूं, 6 नैनोमीटर यानी 1 मीटर का भी टुकड़े करते 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 आप लगभग 1 ट्रिलियन टाइम्स जब नीचे जाएंगे तब जाकर के, माफी चाहता हूं, 1 बिलियन टाइम नीचे जाएंगे तब जाकर के आपको वो वैल्यू मिलेगी। इस स्तर पे जाकर के आज रिसर्च हो रही है, इस स्तर पे जाकर के चिप बन रही है। उसको जानने का काम, उसकी पहुंच, ये उन देशों की टेक्नोलॉजी है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने आज के समय में इन क्षेत्रों के बारे में युवा, उनका मन, उनकी शिक्षा में कैसा पठन होना चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए। यह बात 70s में रखी और विद्यार्थी परिषद ने, चाहे फिर 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 2017 में बनी हुई कमेटी जिससे 2020 पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है इसको दिया, हर बार विद्यार्थी परिषद ने अपने सुझाव रखे हैं।
समाज क्षेत्र की बात करते हैं तो इस देश के अंदर जब जब ऐसी स्थिति आई कि ये देश कहां जा रहा है, कैसी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगे। महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर जातिगत दंगे भड़क रहे थे, उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यात्राएं निकाली। जब महाराष्ट्र के अंदर ऐसी स्थिति बन गई कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से रखना था और 1977 में वहां दंगा भड़क गया, तो विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हम यहां पर अभियान चलाएंगे और लोगों का मन बनाएंगे। 15 साल लग गए विद्यार्थी परिषद को वहां मन बनाते बनाते, और हमारे जैसे संगठन साथ में लगे। तो 1993 के दिसंबर में हमारी रैली होती है, माफी चाहता हूं, सितंबर में रैली होती है, दिसंबर में अधिवेशन होता है, जनवरी में जाके निर्णय किया जाता है। और जब निर्णय होता है उससे पहले वहां के मुख्यमंत्री विद्यार्थी परिषद के कार्यालय फोन करते पूछते हैं कि भैया हम ये निर्णय वापस ले रहे हैं, इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी क्या, आपको क्या अंदेशा है? और हमने कहा कि हमने पिछले 1.5 दशक इसके ऊपर काम किया, आप निर्णय लीजिए। आपको पंजाब की स्थिति मालूम है, पंजाब की स्थिति में सोशल हार्मनी एक आवश्यकता बन गई थी और अमृतसर से दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक पैदल चल करके मार्च विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं